राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित बायोलॉजी की क्लासेस में आप सभी बच्चों आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था वो डीएनए और उससे रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा था। और चैप्टर हम कौन सा डील कर रहे हैं? चैप्टर जो है वो हम डील कर रहे हैं वो है चैप्टर 6, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। पार्ट 1 में हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था कल। हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड क्या है ना। न्यूक्लिक एसिड हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आई होप आप सभी को याद होगा। लेट मी रिवाइज वंस अगेन, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर को बनाने वाला कौन होता है? मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं और ये मोनोमर क्या थे? न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट हमने पढ़े थे। 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। और जहाँ पर बीच में हमने देखा था कि पेंटोज शुगर जो है उसको नाइट्रोजनस बेस ने बोला था मैं भी जुड़ूंगा, तो उसने बोला आप भी आके जुड़ लो। कौन से बेस से? ग्लाइकोसाइडिक। और इधर फॉस्फेट ने बोला था मैं भी जुड़ूंगा पेंटोज शुगर से, तो पेंटोज शुगर ने बोला आप भी आके जुड़ लो। कहाँ पे? अपने 5th कार्बन पे उसने फॉस्फेट को जोड़ने की इजाज़त दी थी और वो बॉन्ड का नाम था फॉस्फोएस्टर। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर और हम देखते हैं आगे पार्ट 2 में क्या है, क्या क्या है इस पिटारे में, इस चैप्टर में। लेट्स मूव ऑन टू अस। ओके, एज यू कैन सी कल हमने इमेजेस आपने देखे थे डीएनए और आरएनए के। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही होगी, आई होप इट्स क्लियर, इट्स अ डीएनए। और कल ये 3 महानुभावों के चित्र भी हमने देखे थे और हमने बात किया था ये है क्या, है ना। पहले पढ़ ले डीएनए क्या है। डीएनए की मुख्य विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है जो वंशानुगत लक्षणों, हेरिडिटी ट्रेट्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। कल हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या है? passing of characters from one generation to another generation, from parents to offspring। और यहाँ पे as you can see in the image कौन एक सी चीज़ दिख रही है जो कॉमन है इन 3 जनरेशन्स में? ऑफ कोर्स हेयर, है ना। तो ये क्या है? ये कैरेक्टर है। और इनहेरिटेंस क्या है? ये कैरेक्टर को दादाजी ने अपने बेटे में पास किया और बेटे ने अपने बेटे में पास किया। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और ये जो बाल है आम भाषा में अगर हम समझने की बात करें तो दिस इज कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर क्या है भाई? कितने दिनों तक आप कैरेक्टर बोलेंगे? मेंडल भी नहीं पहचान पाए थे, उन्होंने क्या बोला था? दिस इज अ फैक्टर। और बहुत आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद इस फैक्टर को नाम दिया गया डीएनए। तो डीएनए क्या है? सबसे पहले जीवित कोशिकाओं में पाने जाने वाला, यानी कि ये हमेशा लिविंग, यानी कि ये जो है इसमें आप जैसे लिविंग के ट्रेट्स होते हैं ना, जैसे रिप्रोडक्शन, ये सारे यानी लिविंग बीइंग में पाए जाने वाला ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स इसके कंधों पे जिम्मेदारी रहती है कि हम इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन करेंगे। इनकी प्रमुख विशेषताएं ये होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए की संरचना 2 लंबे श्रृंखलाओं से बनी होती है जो आपस में घूमकर डबल हेलिक्स सीढ़ीनुमा आकार बनाती है। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसा कि हमने कल बात किया था, या वो सीढ़ी या फिर चोटी, है ना। जब आप चोटी को खोलते हैं तो आपको कैसे दिखता है? वो खुलते हैं सर्प की तरह। तो यहाँ पर भी ये 2 श्रृंखलाओं, यहाँ पे यू कैन सी रेड एंड ब्लू, तो यहाँ पे 2 श्रृंखलाओं के बने रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। और ये आपस में स्पाइरलिंग, कॉइलिंग जैसे रहती है ना, ऐसे मुड़े हुए घुमावदार। कहीं कहीं आपने देखा होगा ना सीढ़ियाँ जो घूमी हुई सी रहती हैं, एग्जैक्टली इनका स्ट्रक्चर वैसे ही स्पाइरल होता है। एंड डीएनए क्या है? अगेन आई रिपीट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। आई रिपीट अगेन, ये मोनोमर से बने रहते हैं और मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड, राइट। जैसा कि हमने कल भी बात किया था
डीएनए कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 भाग होते हैं। डीऑक्सीराइबोज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, वो पेंटोज शुगर के होते हैं, बट हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं। तो कल हमने इस बारे में चर्चा कर रखा है कि जब वो पेंटोज शुगर जो डीएनए में रहता है उन्हें हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन इज मिसिंग सेकेंड नंबर कार्बन पे। देन अगेन फॉस्फेट एंड देन नाइट्रोजनस बेस। तो हमने क्या बात किया था कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे जुड़ा रहता है, वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH पर जुड़ता है। तो इस बॉन्ड को हमने क्या बोला था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड यहाँ पे फॉस्फेट 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पे जुड़ता है OH, राइट। तो वहाँ पे उस बॉन्ड को हमने क्या कहा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब जब एक न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और राइबोज शुगर हो, वो जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है फॉस्फेट वाले स्थान पे, तो 2 बॉन्ड, तो ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए में 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसाइन। जो पहले हमने बोला था प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में आपको याद होगा हमने क्या बात किया था, और पायरिमिडीन में हमने क्या पाया था, पायरिमिडीन में साइटोसिन होते हैं, थाइमीन एंड यूरेसिल। अगेन आई रिपीट, साइटोसाइन वाज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में, और थाइमीन जो है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। पूरक बेस, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जैसे आपने पहले हमने देखा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। और इनकी जो बैकबोन होती है वो सुगर फॉस्फेट की बनी होती है। एक्चुअली देखा डीएनए, पहले हमने पढ़ा है कि डीएनए इज अ डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, इट्स अ पॉलीमर, और ये न्यूक्लियोटाइड के बने रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अगेन 3 घटक जो हमने पढ़ा है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। अब वो इस स्पाइरल हेलिक्स में आपको कहाँ दिख रहा है, वो जो आपको 2 कलर के जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं वो डीएनए की बैकबोन है, जो शुगर और फॉस्फेट की बनी रहती है, और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनका प्रोजेक्शन इनसाइड, यानी कि आपको जो बीच के हॉरिजॉन्टल बेस, जो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जो बीच के जो हॉरिजॉन्टल बेस जो होते हैं वो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पर पेयरिंग होती है। पेयरिंग क्या होती है, वो पर्टिकुलर पेयरिंग जो है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, राइट, और थाइमिन कहाँ पाते हैं, डीएनए में, और अगेन आई रिपीट, यूरेसिल कहाँ, आरएनए में। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है। अब ये नहीं है कि मेरी मर्जी है, ए ने बोला भाई मेरी दोस्ती टी के साथ खत्म तो मैं सी के साथ जुड़ूंगा, नहीं, है ना। प्रॉपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, आपको इसी के साथ जुड़ना है, ये निर्देशानुसार रहता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। आनुवांशिक सूचना का भंडारण है ये बेसिस। नाउ मूव ऑन टू डीएनए में जीव के सभी आनुवांशिक निर्देश संग्रहित रहते हैं, जो शरीर के विकास और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। स्वप्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है इसमें। डीएनए स्वयं की कॉपी बना सकता है, जिससे कोशिका विभाजन के समय नई कोशिकाओं को समान आनुवंशिक जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं डीएनए, वाई डीएनए इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास रहते हैं, और जब जब हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो ये जो डीएनए है इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इम्पॉर्टेंस क्यों है इसका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास इकट्ठी रहती है और ये विकास और कार्यों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए का, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन। जैसे हम बात करते हैं ना कि अरे इसकी नाक अपने पापा से मिलती है, इसकी आइस की कलर अपने मम्मी से मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। और ये कहाँ इसका इंपॉर्टेंस है, जब ये स्वयं की कॉपी बना सकता है, जिससे कोशिका विभाजन के समय, क्योंकि आपको माइटोसिस और मियोसिस आपने पढ़ा है 9th में, जब यहाँ पे हाफ यानी कि हमारे पास कितने हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन हम पास ऑन कितने करेंगे, उसका हाफ। तो इस हाफ में जो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है वो पास होती है थ्रू डीएनए टू
हमारे प्रोजेनी। तो ये डीएनए का काम क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन, राइट। तो इससे ही सारे जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और आप सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बोलिए कि अरे इनके फीचर्स अपने फादर जैसे मिलते हैं, तो आप ये समझिए कि डीएनए का सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी कि पापा का जो सेल्फ रेप्लिकेशन हुआ है डीएनए का, वो बच्चे में कैरी हुआ है। हो सकता है मदर के भी कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हों, मदर के भी डीएनए रेप्लिकेशन ट्रेट्स पास ऑन हुए हों, लेकिन ज़्यादातर ट्रेट्स जो है सेल्फ रेप्लिकेशन डीएनए का बच्चे ने अपने फादर से लिया होगा। देन अगेन हमने बात किया सेल्फ रेप्लिकेशन की, यानी कि डीएनए अगर अपनी कॉपी बनाता है सेल्फ, तो दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। अब इसका और क्या काम है वो हम देखते हैं। प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करता है डीएनए। आरएनए के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करता है। कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। कोशिकाओं में डीएनए मुख्य रूप से नाभिक न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं डीएनए का, जब डीएनए ने अपनी सेल्फ कॉपी बनाई तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए जब आरएनए का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ये पूरे जो होते हैं, ये पूरा जो पाइपिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन पासिंग जो होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, जो हम आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है डीएनए इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड अंडर न्यूक्लियस, जो है वो कोशिका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। अब इनके जैसे किन्होंने डिस्कवर किया डीएनए का पैरामीटर क्या है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड है, डबल हेलिक्स है, स्पाइरल संरचना है, इट्स इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखता है। ये तो उसके कार्यशैली की हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, जो इन सब कामों में करने में इससे मदद करते हैं। तो पहले देख लें कि डबल है, मतलब ये जो हम आज इतनी चर्चा करते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की, इसके पीछे किसका योगदान है। तो डबल हेलिक्स मॉडल को 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना कुंडलीदार सीढ़ी, ट्विस्टेड लैडर, जो हमने पहले भी बात किया था, जैसी होती है। डीएनए दो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पहले तो आप इस चित्र में देखिए कि एक तो घुमावदार स्पाइरल, आपको समझ में आ गई होगी बात, और दो स्ट्रैंड्स, राइट। ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, मगर अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा जो है वो नीचे, है ना। तो साथ में पैरेलल वो चलेंगे, लेकिन जो है डायरेक्शन इनका ऑपोजिट रहता है एक दूसरे के। डीएनए डबल हेलिक्स आकार दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर घूमकर डबल हेलिक्स संरचना बनाती है, जो मुड़ी हुई सीढ़ी जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे पहले हमने दो तीन चीज़ें प्रमुखता, आप इसको अभी पहले शुरुआती दौर पे समझिए। डिस्कवर किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने किया, ठीक है। इसके पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि इसकी बहुत लंबी, मतलब लेंथ बहुत लंबी है, तो इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू वाटसन एंड क्रिक ने इसमें सफलता हासिल की, पूरे इनके स्ट्रक्चर को जानने और समझने में। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर याद ना आए तो हमेशा याद करिएगा सीढ़ी कैसे घुमावदार होती है। तो डबल हेलिक्स एंड स्पाइरल, ये चीज़ आपको याद रहेगी। डबल हेलिक्स दो स्ट्रैंड्स के बने रहते हैं, राइट। एंटी पैरेलल व्यवस्था डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशाओं एंटी पैरेलल में होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो पैरेलल मूव करेंगे, राइट, लेकिन अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था होती है डीएनए की। अगेन आई रिपीट, आप ये देख रहे हैं घुमावदार, राइट। तो सीढ़ियाँ याद रखिएगा, चोटी याद रखिए, जब चोटी बांधी जाती है चोटी खोली जाती है, ठीक है। तो और इसमें जो आपको दो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड बैकबोन्स, और वो बने रहते हैं शुगर फॉस्फेट के। और जो अंदर आपको जो दिख रहे हैं ना प्रोजेक्शंस, दे आर नाइट्रोजनस बेस, जो हमने कहा कि एक प्रॉपर पेयरिंग होती है A-T के साथ, है ना, G and C के साथ, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं कि एंटी पैरेलल,
वो पैरेलल जो है, मतलब एक जो दिशा रहेगी साथ साथ चलेंगे, ठीक है। ट्रेन की पटरियों को देखा है ना आपने, वो साथ साथ चलते हैं, बस यहाँ पे ठीक है वो साथ साथ चलेंगे, डायरेक्शन इनकी अपोजिट रहेगी, राइट। शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो मैंने कहा, ये जो आपको 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं वो शुगर एंड फॉस्फेट के बने होते हैं। डीएनए की बाहरी तरफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट से बनी रीढ़ बैकबोन होती है। नाइट्रोजन बेस अंदर की ओर, नाइट्रोजन युक्त बेस अंदर की ओर होते हैं और वे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे अगर ये आप देख रहे हैं डीएनए है ना, न्यूक्लियोटाइड के बने रहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते थे? 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोज एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो है आप जो बैकबोन जो आप निशान, तीर के निशाने जैसे देख रहे हैं, तो वो आप बैकबोन समझिए, जो हमारी जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो ये डीएनए की है बैकबोन, राइट, जो बने रहते हैं शुगर एंड फॉस्फेट से। और ये जो अंदर की ओर प्रोजेक्शंस होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के बने हुए। पूरक, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने पहले भी पढ़ा है, तो अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये स्टेबिलिटी देती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बेस स्टैकिंग के कारण डीएनए की संरचना काफ़ी स्थिर होती है। बेस स्टैकिंग यानी एक के ऊपर एक, राइट। अब हम बात कर ले कि कितनी लंबाई चौड़ाई क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम बात कर ले। एक हेलिकल टर्न में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर क्या होते हैं? पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक हेलिकल टर्न में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। हेलिक्स की चौड़ाई लगभग 2 नैनोमीटर होती है, यानी कि बीच बीच में जो आप स्पेसेस देख रहे हैं ना, वो होती है 2 नैनोमीटर, राइट। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी लगभग 0.34 नैनोमीटर होती है, यानी कि दो बेस पेयर, जैसे हम बात करें ना, जो नाइट्रोजनस बेस आपने देखा था जो हॉरिजॉन्टल, यानी 2 के बीच में है ना, आप ये कह सकते हैं सीढ़ियों के जो पायदान होते हैं, 2 पायदान के बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। मेजर और माइनर ग्रूव डबल हेलिक्स में पाए जाते हैं, जहां कई प्रोटीन डीएनए से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप ये याद कर, ये रखिएगा, बेस पेयर होते हैं, एक ग्रूव में लगभग 10 पेयर बेस पेयर होते हैं, और इनके बीच की जो, मतलब जब हम खोलते हैं तो इनकी जो चौड़ाई आप कह सकते हैं वो होती है लगभग 2 नैनोमीटर। और 2 बेस पेयर, यानी कि जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, 2 सीढ़ियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। और एक डीएनए की लंबाई जो है वो निर्भर होती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड से बने हैं और 2 बेस पेयर के बीच में कितने डिस्टेंस हैं। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्राणी का जो डीएनए है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं और जो बेस पेयर होते हैं उसके बीच का कितना डिस्टेंस होता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हमने पहले भी बात किया है, रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व है, ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स सी कि है क्या। सेंट्रल डोग्मा ये बताता है कि कोशिका में आनुवांशिक जानकारी किस प्रकार प्रवाहित होती है, यानी पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ ये, जैसे अगर हम आम भाषा में बात करें तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन कैसे? तो ये चीज़ जो है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल डोग्मा। यह सिद्धांत किसने दिया था? 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा के अनुसार जानकारी का प्रवाह, आनुवांशिक जानकारी का प्रवाह इस प्रकार होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। जैसे आपने इसी कक्षा में अभी पढ़ने के दौरान आपने पढ़ा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन संग्रहित करके रखता है और समय समय पे विकास के लिए और अन्य कार्य के लिए वो ये इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? डीएनए जो है वो आरएनए को बोलता है तुम जाके काम करो, आरएनए फिर प्रोटीन को बोलता है कि तुम जाके काम करो, और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अगेन, डीएनए अगर अपने जैसा डीएनए बनाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए को जो भी मैसेजेस देते हैं, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी मैसेजेस देते हैं, जो भी इसकी कार्यशैली होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड दिस होल प्रोसेस कम्स अंडर सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत। तो हम बात कर रहे हैं, अब इसको पूरा विस्तृत तौर पे समझ लें कि क्या क्या है, क्योंकि ये काम आएंगे आपके एग्जाम्स में
ये तो अगर 2 मार्क्स के आते हैं तो इसके पहले वाला है, आप डायग्राम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1-2 लाइनर में आपके आंसर्स होंगे। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो आप इस तरीके से आपके आंसर्स होने चाहिए इन पॉइंट्स एंड वेल डिफाइंड। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, जो मैंने पहले कहा, जो डीएनए है अपने जैसा बनाता है। इस प्रक्रिया में डीएनए अपनी समान प्रतिलिपि कॉपी बनाता है। यह कोशिका विभाजन से पहले होता है ताकि नई कोशिकाओं को वही आनुवांशिक जानकारी मिले। अब जैसे हम ये ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेप्लिकेशन में डिवीजन के पहले जो है, जैसे हम अगर मदर है वो डीएनए को पास करना हो अपने बच्चे में, तो अपने आइज़ का जो है एक कॉपी बनाएगी, अपनी आइज़ दे देंगे तो फिर वो कैसे देखेंगे, तो इसको ऐसे समझते हैं। तो ये अपने जैसा एक और चीज़ बनाता है जो इसको प्रोजेनी को पास करना है। देन अगेन प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए का एक भाग मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो यानी कि पहला तो डीएनए के देखिए कितने कितने कार्य हैं, एक अपने जैसा भी बनाना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर अगेन ट्रांसक्रिप्शन, वो जो है आरएनए का निर्माण, तो इसमें क्या करेंगे, डीएनए का एक भाग मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। यानी उसका काम है डीएनए को अपना काम देना है ना, आरएनए बनाना, जो हमने पहले भी पढ़ा, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। तो डीएनए का एक भाग, क्योंकि डीएनए के पास बहुत सारा काम है, तो सिर्फ वो क्या करता है कि ठीक है हम एक भाग आपको दे देते हैं मैसेंजर आरएनए को, आप इसको टेम्पलेट बेस की तरह यूज़ कीजिए और इन्फॉर्मेशन सिंथेसाइज कीजिए। देन अनुवादन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या हुआ, कोई भी चीज़ को डिसाइफर करना है। हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसलेटर बैठे रहते कई दफ़ा कई मीटिंग्स में, अगर कोई उस भाषा को नहीं जानता है तो वो अपनी भाषा में, आपने कई दफ़ा मीटिंग में देखे होंगे यूएनओ वगैरह में, जो पीएम साहब हैं या प्रेसिडेंट रहते हैं किसी भी देश के, अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं और एक ट्रांसलेटर बैठते हैं जो वो बोल रहे हैं उनके भाव को और जो वो बोलना चाहते हैं उसको हूबहू वो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये भाषा ज़्यादा लोग समझ पाते हैं, तो ये ट्रांसलेटर का काम होता है। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से ये ट्रांसलेशन है। तो इस चरण में मैसेंजर आरएनए में मौजूद जानकारी के आधार पर प्रोटीन बनता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम्स में होती है। तो आई होप ये 3 प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। लेट मी रिपीट अगेन। रेप्लिकेशन, डीएनए अपनी समान प्रतिलिपि कॉपी बनाता है, राइट, और ये इसका समय कब होता है, कोशिका विभाजन के पहले, ठीक। सेकेंड वी कम टू ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए वाला, ठीक है, और यहाँ पे डीएनए अपना एक टेम्पलेट देता है आरएनए को। अब आरएनए के पास आरएनए बन गया, अब इस मैसेंजर आरएनए के पास जानकारी आ गई है ना, जैसे डीएनए ने निर्देश दिया कि जाओ हेयर वाला काम करो, तो ये उसने निर्देश दिया मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए जो हम कहते हैं ना दूत, कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाना, तो मैसेंजर आरएनए का काम हो गया। तो इसने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया, लेकिन काम करेगा कौन, ये प्रोटीन है ना, तो ये काम राइबोसोम्स में जाके होता है। तो आप शुरू कहाँ हुआ, डीएनए में, और ट्रांसलेशन कहाँ तक जा रहा है, राइबोसोम्स में। केंद्रीय सिद्धांत का महत्व, इसका महत्व क्या है, क्यों सेंट्रल डोग्मा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो बेसिकली अगर इसको आम भाषा में समझे तो ये पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है। एंड पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि हर कोई अपने अस्तित्व को बचाता है, राइट, और ये अस्तित्व कैसे बचेगा, जब जो उसके पास जो चीज़ है वो पास ऑन करे अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तो हम देखते हैं क्या है, यह बताता है कि जीन कैसे कार्य करते हैं। जीन कौन हुआ, डीएनए के अंदर है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन्स। तो ये बताता है कि जीन कैसे कार्य करते हैं। इससे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया समझ में आती है। यह आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन का आधार है। तो संक्षिप्त में हम बात करें, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए का काम प्रोटीन को इंफॉर्मेशन देना, दैट इज ट्रांसलेशन, डीएनए टू डीएनए बनाना इज रेप्लिकेशन। तो अब ये जो इमेजेस है, आई होप इससे आपको ये जो सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नाउ डीएनए पैकेजिंग। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक सेल कितना छोटा, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स, राइट, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स। तो एक न्यूक्लियस कितना छोटा होता है,
तो अब आप एक बात बताइए कि उसके अंदर ये डीएनए जो कि इतना बड़ा है ना, 2.2 इसके लगभग मिलीमीटर के लगभग, तो आप ये बताइए कि अब ये कैसे न्यूक्लियस के अंदर आएगा। तो इसकी डीएनए की जो पैकेजिंग होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है और इतनी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कम जगह में इतनी कॉइलिंग होती है कि वो इतने सारे इंफॉर्मेशन को भी वो न्यूक्लियस जैसे छोटे जगह पे ये इसकी पैकेजिंग हो जाती है। और कॉइलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपस में ऐसे मैसेजेस उनके वो धागे जैसे वो बंधे रहते हैं कि जब ज़रूरत हो तभी वो इंफॉर्मेशन पास होती है। तो डीएनए पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें लंबा डीएनए अणु कोशिका के नाभिक के अंदर व्यवस्थित और सघन रूप में पैक किया जाता है ताकि वो कम जगह में समा सके और सुरक्षित रहे। तो ये इससे आपको ये जो इमेजेस है उससे आपको क्लियर हो गए होंगे। डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता, डीएनए बहुत लंबा होता है। यदि इसे फैलाया जाए तो यह कई सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। कोशिका के नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए डीएनए को संगठित और सघन रूप में पैक करना आवश्यक है। जो जैसे पहले मैंने बताया आपको, बहुत छोटी जगह होती है, बहुत लिमिटेड जगह होती है, उसमें डीएनए को अपने आप को पूरा इंस्टॉल करना रहता है। तो इसी तरीके से इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ठोस रूप में, हाँ इसको ऐसे कह सकते हैं, बहुत ठोस रूप में होती है कि जब चाहे इंफॉर्मेशन हम पास भी करें। और चूंकि वो आप सोचिए पूरे बॉडी का आधार है ये पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोटीन जो बनता है वही सारी चीज़ों को तो नियंत्रित करता है। तो डीएनए इसलिए बहुत ठोस रूप से संगठित रहता है न्यूक्लियस में। देन डीएनए पैकेजिंग के मुख्य स्तर क्या है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, प्रोटीन जो होते हैं वो अच्छा ये भी सोचिए कि कैसे इतना जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में इतना ठोस रूप में रहता है। बिकॉज डीएनए जो है इट इज़ एसिडिक एंड ये चार्ज नेगेटिव रहता है। डीएनए का जो चार्ज है वो नेगेटिव रहता है एंड इट इज़ एसिडिक। और जो प्रोटीन्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो आपस में इनका अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके वो इंटैक्ट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अब हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग के मुख्य स्तर। न्यूक्लियोसोम डीएनए सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन, याद रखिए प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज, के चारों ओर लिपटता है। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यह माला के दानों बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग जैसी संरचना बनाता है। क्रोमैटिन फाइबर, कई न्यूक्लियोसोम मिलकर 30 नैनोमीटर मोटी क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। लूप संरचना, लूप्ड डोमेन्स, क्रोमैटिन फाइबर आगे मुड़कर लूप संरचनाएं बनाती हैं जो प्रोटीन ढांचे से जुड़ी होती हैं। क्रोमोसोम्स, कोशिका विभाजन के समय यह संरचना और अधिक सघन होकर क्रोमोसोम का रूप लेती है। अब इसको विस्तार से हम समझते हैं। यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले न्यूक्लियोसोम्स की। तो हम बात करें सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन, जो मैंने पहले भी बात किया। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, एसिडिक है, और प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में इनका अट्रैक्शन होता है, दैट्स व्हाई दे आर सो इंटैक्ट। एक साथ वो इतने छोटे जगह में न्यूक्लियस में वो इंटैक्टफुली ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटता है। डीएनए जो है प्रोटीन के चारों ओर लिपटता है। तो अगर हम मान लें कि ये मेरा हिस्टोन प्रोटीन है तो डीएनए का स्ट्रक्चर ये जो आसपास ऐसे डीएनए इसके ऊपर लिपट लेगा, है ना, इसके चारों ओर। तो हिस्टोन इज पॉजिटिव एंड डीएनए इज नेगेटिव। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम कौन सा स्ट्रक्चर है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगेन आई रिपीट, न्यूक्लियोसोम क्या हुआ? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डीएनए जो लिपटता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, वो जो स्ट्रक्चर बनाता है, दे आर नोन एज न्यूक्लियोसोम। यह माला के दानों जैसी संरचना होती है। जैसे आपने जो माला पहना आपने देखा होगा ना, वो क्या रहता है? बीच में छोटे 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 दाने रहते हैं और बीच में बड़े मोती, है ना। तो ये इस तरीके की संरचना होती है।
उसके बाद क्रोमैटिन फाइबर, कई न्यूक्लियोसोम मिलकर 30 नैनोमीटर मोटी क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। यानी न्यूक्लियोसोम्स को बनाने वाला कौन होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। और न्यूक्लियोसोम कैसा लगता है? माले के दाने की तरह। अब कई न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे, जो कि उसकी विड्थ जो है 30 नैनोमीटर मोटी क्रोमैटिन फाइबर होती है। और ये क्रोमैटिन फाइबर जो है वो लूप्ड डोमेन बनाते हैं। लूप्ड यानी कि एक जो कहते हैं ना लूप्स, आप इसको कैसे कह सकते हैं, जो गोल गोल संरचना जैसी होती है ना, एक लूप आप उसको कहते हैं। तो जो कभी ना टूटने वाला जो क्रम होता है ना, वो तो क्रोमैटिन फाइबर आगे मुड़ करके लूप संरचनाएं बनाती हैं जो प्रोटीन ढांचे से जुड़ी होती हैं। तो आप ये देखिए अगेन, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, और ये न्यूक्लियोसोम्स मिल बनाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स फिर बनाते हैं लूप्ड डोमेन, और ये प्रोटीन ढांचे से जुड़ी रहती है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स, कोशिका विभाजन के समय यह संरचना और अधिक सघन होकर क्रोमोसोम्स का रूप लेती है, राइट। तो जैसा हमने कहा ना कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन्स रहता है। तो अब आप ये देखिए कि डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ता है और न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। तो आप हमेशा याद रखिए, माला के दानों की तरह न्यूक्लियोसोम्स होता है। न्यूक्लियोसोम मिलकर बनाएगा क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर मिलकर बनाएंगे लूप डोमेन्स, और ये लूप डोमेन्स आगे जाकर और मोटी घनी संरचनाएं बनाएंगे जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, राइट। और क्रोमोसोम्स का रोल होता है मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन के समय। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसको हम अगेन रिपीट कर देते हैं, और मैंने ये बातें जस्ट अभी बताई भी हैं। डीएनए क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसोम्स, राइट। डीएनए का साथ कौन देता है? हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। न्यूक्लियोसोम्स माला, फिर वो बनाएंगे क्रोमैटिन फाइबर बना के लूप डोमेन बनाएंगे, लूप डोमेन बनाएंगे क्रोमोसोम, जो कि घना स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये क्रोमोसोम्स का रोल होता है माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन के समय। तो फिर इसका महत्व क्या है? डीएनए की छोटी जगह में सुरक्षित रखने में मदद करता है। जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है, यानी कि हमें कौन सी चीज़ कब बनानी है इसका निर्देश मिलता है बॉडी को, और ठीक उसी अनुसार बॉडी काम करती है। कोशिका विभाजन के समय डीएनए को सही तरीके से वितरित करने में मदद करता है। यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं ना, कई सारी बीमारियां होती हैं जब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कुछ घटोतरी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन इसका तो हम कहते हैं डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो गई या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ठीक से पास नहीं हो पाया, तो ये करने में कौन मदद करता है? ये सेंट्रल डोग्मा। दैट्स वाई सेंट्रल डोग्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बातें हो गई, राइट। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब हम ये भी तो देखें कि बातों का जो है रिजल्ट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। एंड आई होप आप मेरे साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर को करते भी चलेंगे, है ना। ये आपको मदद करेगा फाइनल एग्जाम्स के समय भी। डीएनए की संरचना का मुख्य लक्षण क्या है? सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स, सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला, देखिए हम इसमें ना पहले कोशिश करेंगे कि जो मुझे एकदम लग रहा है कि गलत है उसको हम हटा देता है ना। बस जैसे याद करेंगे ना, चोटी तो कितने थे, राइट। अब अगर आपने स्टाइल कर लिया 3 लूप वाले तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन जनरली साधारण चोटी हम कैसे बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सीधी श्रृंखला, डबल हेलिक्स, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है एडेनाइन, यूरेसिल, गुआनाइन, साइटोसाइन। नेक्स्ट ऑप्शन है थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसाइन, एडेनाइन, एंड देन लास्ट वन इज एडेनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल, थाइमीन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीएनए की। आप याद रखिएगा, थाइमीन इज फाउंड इन डीएनए एंड यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए। तो उसके हिसाब से फर्स्ट आंसर इज राइट, वेरी गुड। तो आंसर है आपका वो वाला ATGC। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अनुसार एडेनाइन किसके साथ जुड़ता है? ए किसके साथ जुड़ेगा? गुआनाइन के साथ, साइटोसिन के साथ, थाइमीन के साथ, यूरेसिल के साथ। तो आंसर क्या होना चाहिए जो हमने देखा भी है?
थायमीन, वेरी गुड, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। डीएनए में ग्वानिन किसके साथ पूरक जोड़ी बनाता है? तो यानी कि ग्वानाइन का दोस्त कौन सा हुआ, किसके साथ वो अपनी पेयरिंग बनाएंगे? एडेनिन के साथ, साइटोसिन के साथ, थायमीन के साथ, या यूरेसिल के साथ? तो साइटोसिन के साथ। सेंट्रल डोग्मा के अनुसार आनुवंशिक सूचना का प्रवाह किस प्रकार होता है? आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन की तरफ, डीएनए, नेक्स्ट जो ऑप्शन है डीएनए आरएनए के तरफ, आरएनए प्रोटीन को देता है, या प्रोटीन आरएनए डीएनए, या आरएनए प्रोटीन डीएनए। तो पहला हम याद कर ले, अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी तो हमेशा याद करिएगा कि रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ होता है, तो वो पहले आएगा। तो उस अनुसार क्या हो जाएगा? करेक्ट, डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए जो है जो प्रवाह करते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, और डीएनए जब अपने जैसा बनाएगा तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या म्यूटेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हमारे ऑलमोस्ट एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर सीरीज के। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या डुप्लीकेशन? तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन। बिल्कुल, ट्रांसलेटर जो हमने कहा था, आपने पहुंचा तो दिया मैसेज, तो उसको समझेगा कौन? एक ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए किसके चारों ओर लिपटकर पैकेज होता है? एंजाइम, हिस्टोन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोसोम, डीएनए, माला, स्ट्रिंग्स। कुछ याद आ रहा है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन था? लेट्स सी द आंसर, हिस्टोन प्रोटीन। वेरी गुड। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, जीन। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। वेरी गुड। डीएनए पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा बनाना, डीएनए को छोटा और व्यवस्थित रखना, प्रोटीन बनाना, आरएनए बनाना। आरएनए, प्रोटीन, ऊर्जा बनाना, ये सारा तो सेंट्रल डोग्मा हो गया। इन सभी का मुख्य कार्य क्या था? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि छोटी जगह। तो उसके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? बी। वेरी गुड, डीएनए को छोटा और व्यवस्थित रखना। तो आज हमने क्या पढ़ा? अभी तक क्या पढ़ा ये हम थोड़ी से चर्चा कर ले। हमने पढ़ा डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। आज हमने पढ़ा है डीएनए को थोड़ा विस्तृत तरीके से। डबल हेलिक्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों के डायरेक्शन अलग होते हैं। जो उनका रीढ़ होता है, बैकबोन होता है, वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ रहता है। जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो है अंदर की ओर मूव रहता है उसका डायरेक्शन, और शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन होते हैं। फिर 2 सीढ़ियों के बीच का अंतर 0.34 नैनोमीटर। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसको रिवाइज करवाते जा रही हूँ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डीएनए जो रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, सेल्फ बनाते हैं अपने जैसा, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और ये इसलिए होता है कि डीएनए, चूँकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको संग्रहित करना है और निर्देश देना है समय समय पे बॉडी को क्या क्या सिंथेसाइज करना है विकास कार्य में। तो उसको न्यूक्लियस, छोटी सी जगह उसको मिली है न्यूक्लियस, और उसमें उसको सारा काम करना है। तो इसलिए ये सेंट्रल डोग्मा होते हैं कि वो छोटे से जगह में ही सारा काम जो है वो डीएनए अपना काम कर सके। देन न्यूक्लियोसोम्स क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का मिला जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम्स, है ना। सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए अट्रैक्शन होता है और इसलिए छोटे से जगह में कॉम्पैक्ट रूप में डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। तो और क्वेश्चन आंसर भी किया हमने, जिससे आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाए कि यस जो हमने पढ़ा है वो हम आंसर कर पा रहे। ये थोड़ा सहज था, हम आपके लिए थोड़ा सा लेवल और हाई क्वेश्चंस का लाएंगे। पहले इत्मीनान से ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे, तो जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी क्वाइट टफ, थोड़ा सा टफ। थैंक यू क्लास एंड थैंक यू फॉर द सेशंस। आई होप ऑल स्टूडेंट्स अभी तक
आपने जितनी पढ़ाई की है वो आप रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।